देखते हैं कि बात ही नहीं हो पाती। ये भी सीए नेज़ोफेरिंक्स का ही केस है और शहबाज शरीफ को भी सुना था कि सीए नेज़ोफेरिंक्स ही हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो देखते हैं हम लाइन से, तो वो ज़्यादातर बड़े लोगों के अंदर ही मिल रहे हैं सीए नेज़ोफेरिंक्स। वो तो जब आएगा करते हैं डिस्कशन। पहला टॉपिक है आज का एंजियोफाइब्रोमा। It is a highly, very common benign tumor of a nasopharynx. It's a highly benign tumor of the nasopharynx. As word is true, angio means vessel. Fibroma means fibrous tissue. So both two product is there, angiofibroma, sometimes fibroangioma. Where the vascularity is more, then it is going towards the angio first and the fibroma is second. When fibrous tissue is more, less than fibroangioma. So it is a very common benign disease of the nasopharynx. It's behave like a malignant. इसका बिहेव मैलिग्नेंट है और जो इसके रास्ते में आता है वो बर्बाद हो जाता है. That's why it is a aggressive type of benign tumor. Aggressive type of benign tumor behave like a malignant one, but it is a benign. There is a no secondary is there. Okay, no metastasis is there. So only it is a benign tumor. And it is very common in adolescent person. That is why it is other name is a juvenile angiofibroma. Juvenile angiofibroma. It is more common in male. Actually, it is not a disease of female. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी फीमेल में एंजियोफाइब्रोमा देखा गया हो. ठीक है जी. So it is a disease of male. Age preponderance is before 30 years. 10 to 30 years is the age of this angiofibroma. Angiofibroma. Many times it is a dispute that where it arises. Some say it is a roof and posterior wall of the nasopharynx. Some say root of the nose and the posterior wall of the nasopharynx. But now, most of the time it is confirmed that it arises from the sphenopalatine foramen. Sphenopalatine foramen से arise होता है. अब इसके ऊपर कुछ एग्री हुए हैं लोग कि ये वहां से arise होता है sphenopalatine. ओके, तो ये तो चीज सामने आ गई, लेकिन एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता अभी कि ये किस वजह से जो है होता है. ख्याल है उनका कि ये हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से या मैच्योरिटी ऑफ हार्मोन की वजह से कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से ये एंजियोफाइब्रोमा पैदा होता है, ये बनता है. तो हार्मोन जो है इंडिपेंडेंट इसको लिखा हुआ है बहुत सारा काज के अंदर. बाकी कोई इतना मेजर काज कहीं नहीं दिया गया इसका, जितना लिखा हो कि हार्मोन. इसीलिए इसको कहा कि मेल के अंदर देखने में आया है और फीमेल में. तो इसी ओरिजिनली इट इज अ डिजीज ऑफ मेल. ओरिजिनल डिजीज ऑफ अ मेल. सो यू नो दैट this is a phenomena behind that scenario that it is a disease of nasopharynx. And nasopharynx is just like D choke, where one pathway is there, one pathway is there, one pathway is there, one pathway is there. So here is a multiple milli pathway is there, but there is a center part where all these pathways are meet. So you can understand easily with the help of this if the disease block this area. या फारसमा आपको यहाँ के अंदर जो है इस रास्ते को बंद कर दें तो आप फिर क्या करेंगे?
ठीक है, मफलूज हो जाएगा ना सारा काम, मीलों तक लाइन लग जाएगी आप लोगों की गाड़ियों की, गुजरने का रास्ता ही नहीं। तो नेज़ोफेरिंक्स एक ऐसी कैविटी है या ऐसा चौराहा है या ऐसा डी चौक है जो मल्टीपल रास्तों पे जाता है, एक कान की तरफ जाता है, एक नोज की तरफ जाता है, एक थ्रोट की तरफ, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया कि अब अगर यहाँ पर कोई चीज ब्लॉकेज करेगी तो 3 सिस्टम में डिजीज पैदा होगी, जो पहले बताया आपको एंटीनाइट्स पढ़ाते हुए, इसीलिए ये डिजीज मैंने रखी ताकि बात को आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके बात को समझ लें। आप इसमें ईयर में जो कंप्लेन होती है, बात करो कि आपका टेस्ट ले लें चले आज, अगर ये डिजीज पैदा हो जाए एंजियोफाइब्रोमा, तो कान में क्या बीमारी हो सकती है? ओटाइटिस मीडिया हो गया, और क्या होगा? कंडक्टिव डेफनेस। कंडक्टिव डेफनेस, और क्या हो जाएगा? टेम्पेनिक परफोरेशन तो नहीं है इसमें जी। ओटाइटिस मीडिया अगर चेंज हो जाएगा, सपोरेटो में जब चेंज हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया विद फ्लूइड यहाँ जमा हो जाएगा, नॉन सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने अच्छा आईक्यू इस्तेमाल किया कि ये चीजें हो जाएगी। और इसी तरह अगर थ्रोट में क्या मसला हो जाएगा भाई? फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, डिस्फेजिया हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट पैलेट बल्ज हो जाएगी, मांस पड़ा होगा, शाबाश। और क्या हो जाएगा? एयरवे की प्रॉब्लम इतनी आई नहीं इसके अंदर, और तो हो सकती है पेनफुल सेल, ठीक है मान लिया। और बोलना चेंज हो जाएगा, राइनोप्लाजा हो जाएगा, नाक तो बंद हो गई तो राइनोप्लाजा होगा। तो डिफिकल्टी स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, ओके। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है थ्रोट साइड से शुरू हो जाएंगे। और नोज साइड पे क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि डिजीज पे नोज चाहिए, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रॉड शेप नोज फैल जाएगी। फ्रॉग, राना टेग्रामा जो इंटर में पढ़ा है आपने, फ्रॉग नोज हो जाएगी। कैसे होती नोज? चौड़ी, ऊपर से फैली हुई, ब्रॉड नोज। ब्रॉड नोज होकर भी ये कहेगा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। There is a severe bleeding. You cannot imagine that bleeding. अगर आपने जिंदगी में अभी तक खून बहता हुआ नहीं देखा, अगर वो बहता हुआ देखेंगी तो वो एंजियोफाइब्रोमा में देखेंगे। एंजियोफाइब्रोमा में पहले एंजियोफाइब्रोमा की जो सर्जरी होती थी उसमें 4 कैनुला 18 साइज के पास किए जाते थे, राइट हैंड, लेफ्ट लेग, राइट लेग। और उस वक्त 16 पेंट ब्लड अरेंज किया जाता था इसको निकालने के लिए। यू कैन नॉट इमेजिन ब्लीडिंग, बस आप देख नहीं सकती, शायद सारी गिर जाए। तो एक उस पाँव में थैली, एक उसमें, एक हाथ के अंदर, एक ऊपर से जो है उनको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ से निकालने की कोशिश, यहाँ से बह रहा है, गिर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये वेस्कुलर जो है, इसके अंदर जो वेसल्स में कोई मस्कुलर कोट नहीं होता। तो फाइब्रस टिश्यू आपको पता है कि कंट्रेक्चुअल पावर ही नहीं है उसके अंदर। तो ये अगर इसको छेड़ दिया जाए तो बस ये ब्लीड होना शुरू हो जाता है। तो जब पावर ही नहीं है तो वेसल्स में उसको अपना बंद करने, एक नल की टूटी है, अगर उसमें पानी ऊपर टैंकी से आ जाए, आपके पास टूटी नहीं है तो क्या होगा? तो बेहतर रहेगा ना। जब तक कि आप बंदोबस्त करें, जोड़ लगाएं, टूटी लगाएं, कुछ करें, जब तक तो होता रहेगा, है ना? ऐसा ही है ना। तो ये इसकी वो होगी कि आप हल्का सा भी टच करेंगे तो ब्लीड लॉट ऑफ। और ऐसे लोग क्या है आपको बताएं, फीमेल तो होगी नहीं, मेल होंगे। एज मैंने बता दिया 10 से 30 साल होगा। ये लोग ब्रॉड बेस नोज होगी, चीक के अंदर जो है स्वेलिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिजीज स्पाइनोपेलेटन फोरामेन से रिवर्स करेगी। कहाँ? चीक साइड पे, नेजोफेरिंक्स में, सॉफ्ट पैलेट साइड पे, ठीक है, टेरिकॉइड पैलेटाइन फोसा के अंदर, और यहाँ से जो है आई के साइड जो है वो डिजीज ट्रेवल्स करेगी तो एग्जॉस्ट थैलेमस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस ऑफ आई हो सकती है, ठीक है जी। तो ये सारी फिगर इसमें, और जो इसके साथ कैरियर नर्व आएगी वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। तो डिसफिगरमेंट ऑफ पेशेंट शो होगा, डिसफिगरमेंट ऑफ पेशेंट शो होगा आपके सामने। तो ये डिजीज जो है इस तरीके से
हमारे साथ बिहेव करेगी, लेकिन प्रायोरिटी होगी कि ट्राइबल एपिस्टेक्सिस। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज एपिस्टेक्सिस तो क्या जवाब देंगी? Bleeding from nose. ये तो डेफिनेशन ही नहीं है यार, आपने तो गलत डेफिनेशन दी। ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। अगर नाक के ऊपर से ब्लीडिंग हो रही हो, यहाँ से हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? फेशियल ब्लीडिंग। इसको फेशियल ब्लीडिंग। देख लो भाई, आप एक डेफिनेशन है अभी गलत बता रही हैं। हालांकि एपिस्टेक्सिस आप लोगों का हो गया। ब्लीडिंग जो है नाक के अंदर से आएगी, चाहे वो साइनस से आए, म्यूकासा से आए, रूफ से आए, फ्लोर से आए, जिससे भी आए, वो क्या कहलाएगी? एपिस्टेक्सिस कहलाएगी। सिंपली भाई। तो इसी तरीके से जो है एपिस्टेक्सिस होगी सीवियर इन्फेक्शन। फेल होंगे ये लोग। क्यों फेल होंगे? रिपीटेड टाइम ब्लीडिंग की वजह से एनीमिक होंगे, फेल होंगे। और एग्जामिन करेंगे हम तो फ्राइबल रेड किस्म का मास हमें नोज के अंदर नजर आएगा। फ्लैशी रेड मास इन नेजल कैविटी। ठीक है, और जो है जब हम थ्रोट को देखेंगे तो साफ पेरेट मास की वजह से नीचे की तरफ झुकी होगी, बल्ज होगी, इसलिए उसको बोलने में तकलीफ होगी। राइनोला जो है पैदा हो जाएगा, साफ पेरेट मूवमेंट नहीं करेगी, समझ रहे? साफ पेरेट की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें जो है पैदा होगी जब नेजोफेरिंक्स के अंदर एंजियोफाइब्रोमा पैदा हो। समझ गई आप? बात समझ में आ रही है? शाबाश, काज आपके सामने आ गया। तीनों सिस्टम चौक का नतीजा आपके सामने आ गया। अब है इसकी कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। सर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सिंपल है। आजकल जो है सबसे अहम जो चल गई, पहले सिंपल एक्सरे होते, तब सिंपल एक्सरे का जमाना चला गया। अब होता है एमआरआई और होता है सीटी स्कैन। क्या होता है? एमआरआई और सीटी स्कैन ने जगह ले ली रेडियो में, प्लेन एक्सरे की जगह, और ये मैंडेटरी होता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। आप देख रहे होंगे कि अब हर वक्त लोगों के हाथ में सीटी स्कैन ही है। साइनस खराब है तो सीटी कराएं, दर्द नहीं जा रहा सर का तो सीटी कराएं, और जो है कोई चीज जो है वर्टाइगो नहीं जा रहा था एमआरआई कराएं, तो रसोली ना हो। तो मैंने पहले ही बताया था कि बोनी डिजीज को अच्छा शो करती है सीटी, और टिश्यू स्पेस, हालो स्पेसेस जितनी भी हैं उनको अच्छा शो करती है एमआरआई, मैग्नेट रेजोनेंस इमेज, और जो कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये वर्ड भी पीछे याद होने चाहिए, ताकि अगर वो एहतियातन पूछ रही है क्या होता है तो आपको उसका जवाब देना आता हो। तो यहाँ हमने दो ली, एक सीटी और एक एमआरआई। तीसरी जो आजकल चल रही है उसको कहते हैं एम्बोलाइजेशन। क्या कहते हैं? टेम्परेरी एम्बोलाइजेशन। तीसरी इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रीटमेंट होती है जिसको कहते हैं, बल्कि इसको कहते हैं एंजियोग्राफी। अभी इसको उसमें न जाए, एम्बोलाइजेशन में, एम्बोलाइजेशन बाद में समझाऊंगा। तीसरी आप लिखें एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है कि ये डी चौक है, इसमें ट्यूमर पड़ा हुआ है। एंजियोग्राफी हमें बताएगी कि ये मैक्सिलरी आर्टरी जा रही है, ये वर्टिकुलर आर्टरी आ रही है, ये इसकी कितनी ब्रांचेज इसको सप्लाई कर रही है, जिसको कहते हैं वेस्कुलर ब्लश। तो जब आप अपनी डिग्रा की किताब खोलेंगी तो उसके अंदर जो है 2-3 एंजियोग्राफी के एक्सरे लगाए हुए हैं जिसमें दिखाया ब्लश। तो ये हम देखते हैं कि कौन से मेजर वेसल्स जो हैं वो इसको सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई कौन से मेजर वेसल्स की इसके अंदर आ रही है। ठीक है, वर्टिब्रल की आ रही है, मैक्सिलरी की आ रही है, किसकी आ रही है, तो ये सारी किससे पता लगेगा? एंजियोग्राफी। और बायोप्सी जो है वो कंट्राइंडिकेशन है, लेकिन अगर बायोप्सी आप करना चाहते हैं तो थिएटर के अंदर सारे मैयर्स रख के आप ब्लीडिंग करेंगे कि अगर ये ब्लीड न रुका तो फिर आपको इमीडिएट सर्जरी के मैयर्स लेने पड़ेंगे। उस वक्त आप बायोप्सी कर सकती हैं, अदरवाइज इट इज कंट्रा इंडिकेशन, इट इज कंट्रा इंडिकेशन। तो ये हो गई हमारी इन्वेस्टिगेशन। और अब हम जा रहे हैं इसमें अपनी ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या ट्रीटमेंट होती है एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी। क्या है? सर्जरी।
सर्जरीज की ट्रीटमेंट है और रूट हम पे हम बात करते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं एम्बोलाइजेशन पे। किस पे आ जाते हैं? एम्बोलाइजेशन। अब ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जब से ये ट्रीटमेंट आई है एम्बोलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेरी ब्लड के अंदर मेजर वेसल्स में एक चीज जो है भेजते हैं जो कि इन फीडिंग वेसल को ब्लॉक कर देती है। लेकिन ये टेम्परेरी 24 टू 48 आवर के लिए करेगी टेम्परेरी एम्बोलाइजेशन। और ये कराने के बाद जब पेशेंट निकलेगा तो पेशेंट के साथ आप टच में रहेंगे। ओटी शुड बी अरेंज, उसके पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करके आपने ओटी अरेंज रखनी है। और एम्बुलाइजेशन जब कराएगा तो आपके पास 24 से 48 घंटे होंगे सिर्फ इस मास को निकालने के लिए, एंजियोफाइब्रोमा को। इसको निकालने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप एहतियातन 1 पेंट ऑफ ब्लड अरेंज करेंगी। कहाँ 16 पेंट और कहाँ 1 पेंट। अब ये इसी तरह निकालना है जिस तरह आप ट्रांसिल को निकाल देती हैं तो ब्लीडिंग बंद होगी, क्योंकि फीडिंग वेसल्स को आपने ब्लॉक कर दिया और आपने अपने मास को निकाल के और बाहर फेंक दिया। और जो है 48 आवर से पहले ये मरीज लेंगे। तो इसलिए अब एंजियोफाइब्रोमा की सर्जरी आसान हो गई इस ट्रीटमेंट के बाद। कि पहले ऐसा पेशेंट जाएगा एम्बोलाइजेशन के लिए और उसके बाद आप सर्जरी प्लान करेंगे। सर्जरी कैसे प्लान करेंगे, उसके रूट्स क्या हैं, इसकी अहमियत है। बाद का क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट इज एंजियोफाइब्रोमा, गिव इट्स साइन सिम्पटम्स एंड हाउ you manage the case, या what are surgical route you should perform। तो फिर आपको वो सर्जिकल रूट्स देनी होगी। जैसे पहले ट्रांस एंटर, कौन सा रूट है? ट्रांस एंटर। फिर दूसरा रूट कौन सा है? ट्रांस पैलेटल, ट्रांस पैलेटल। और तीसरा रूट कौन सा है? ट्रांस मैंडिबुलर, ट्रांस मैंडिबुलर। ये तो हो गए आपके ट्रांस एंट्रल, ट्रांस पैलेटल, ट्रांस मैंडिबुलर। अब आ जाए आगे आप कर सकती हैं लेटरल राइनोटोमी। लेटरल राइनोटोमी क्या होती है? तो ये डोज है, यहां से आप काटेंगे, सारा काट के यहां तक, इसको इस नाक को इधर रखेंगे और इस अप्रोच से जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? लेटरल राइनोटोमी, लेटरल फेरेंजेक्टोमी। यानी आप लेटरल वाल जो है फेरेंक्स की, उससे जाएंगे अंदर, फेरेंक्स से अंदर, उसको क्या कहते हैं? लेटरल फेरेंजेक्टोमी। और जो है एक रूट है मिड डीग्लोविंग, मिड फेशियल डीग्लोविंग। तो मिड फेशियल डीग्लोविंग क्या होगी कि नोज है, आप ये आई है, यहाँ से डंकर अप्रोच भी इसको बात करें, यहाँ से इंसिशन दे के यहाँ आएंगी, यहाँ से लिप को काट के इधर नीचे जाएंगी, सारा हिस्सा काट के इसको सेपरेट करेंगी। ठीक है, मिड फेशियल डीग्लोविंग, इस अप्रोच से आप इसको निकालेंगी। ठीक है जनाब। फिर आखिर में आजकल आया है लेजर, कि लेजर कितना इफेक्टिव है। अभी तक इसका कोई ऐसा हमारे तजुर्बे में तो कोई बात सामने नहीं आई कि कोई लेजर करा के आया हो एंजियोफाइब्रोमा में। अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो शायद हो सकता हो रिकवर हो जाए, लेकिन इसकी हमें कोई भी मालूमात हासिल नहीं है कि कोई गया हो और वो लेजर करा के आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये सारे सर्जिकल अप्रोच हैं, इनको क्या कहते हैं बेटा? सर्जिकल अप्रोच कहते हैं। इन अप्रोच से आप जो है इस एंजियोफाइब्रोमा को निकाल सकती हैं। अगर ये एंजियोफाइब्रोमा आपने पूरा ना निकाला तो कॉम्प्लिकेशन क्या है? फिर होगा और उसी तरह फिर ब्लीडिंग, दर्द शुरू हो जाएगी, सारी चीजें शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये जहां जहां जा सकता है आपने उस एरिया से इसको निकालना है।
आप अगर अपनी फिगर देखेंगे इसको डिग्राम में बुक में कि ये चीक के अंदर घुसा हुआ है, नोज के अंदर घुसा हुआ है, साबपेनेट में घुसा हुआ है, स्पाइनल स्फिनोपेलेटल फोरामेन के अंदर से जो आ रहा है और जो है ऊपर जो है ट्रेनिकोपेलेटल फोसा में जो है जा रहा है और जो इंटर आई के लिए जो है जो सल्कस है उसमें से गुजर के जा रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे ये अपनी स्पेस बनाता है। तो आपने अगर ये डिजीज है और ये कौन गाइड करेगा कि ये डिजीज कहाँ कहाँ है, कैसे गाइडलाइन मिलेगी आपको? सीटी स्कैन और एमआरआई वो आपको बताएंगे ना वेयर इज अ डिजीज, वेयर इट्स एक्सटेंशन, कहाँ तक मौजूद है, कहाँ कहाँ घुस गया, कौन कौन सी बोन को डैमेज कर रहा है, सारी आपको हेल्पफुल होगी सीटी स्कैन। और अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन आप अपना सर्जिकल प्लान बनाएंगे, आप अपना सर्जिकल प्लान बनाएंगे। थैंक यू। इसके बाद जो है इसी तरीके से चंद लफ्ज डिफरेंट होके हमारे पास इस नेजोफेरिंक्स की लास्ट डिजीज आ जाएगी, उसको कहते हैं सीए नेजोफेरिंक्स। सीए नेजोफेरिंक्स, सीए नेजोफेरिंक्स। CA nasopharynx, CA nasopharynx. So this is not a young people disease, so it may be old, above 50. And females. Females. It may be common 2-3 times male and then female. अगर 3 आदमी है तो एक और लेडीज भी हो सकती है, वो क्यों वो भी बताएंगे। या जो है 5 केस हैं मर्दों के तो 2 लेडीज, तो दोनों में सीए नेजोफेरिंक्स मिलता है, दोनों में सीए नेजोफेरिंक्स मिलता है। कहते हैं कि ये हाईली 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 कॉमन है चाइनीज, किसके अंदर है? चाइनीज पीपल में। अगर चाइनीज वाले पाकिस्तान में आ जाए तब भी जान नहीं छूटती, अगर चाइना का आदमी अमेरिका में चला जाए तब भी नहीं जान छूटती, या दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए तो उसकी जान नहीं छूटती इस बीमारी से, सीए नेजोफेरिंक्स से। कहते हैं कि जेनेटिकली कोई ऐसी उनके अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज पैदा होगी। फिर इसके ऊपर बहुत तहकीक हुई, बहुत सोचा गया कि आखिर इन्हीं लोगों के अंदर ये बला कैसे है सीए नेजोफेरिंक्स। बाद में पता लगा कि ये लोग एक साल्ट फिश खाते हैं, साल्टेड फिश, जिसमें अमाइनो कोई रिएजेंट होता है, वो इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म बनता है या वो काज करता है सीए नेजोफेरिंक्स, सीए नेजोफेरिंक्स। तो इसलिए हाईली कॉमन है, जेनेटिकली लिखा है, कोई इसका वो भी नहीं, आप अगर डिसएग्री करें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कहा गया ये कि वो जहां माइग्रेट कर जाएं इससे भी नहीं फर्क पड़ता है चाइना में रहेंगे तो होगा, नहीं, कहीं भी चले जाए मुल्क के किसी हिस्से में, तो इन्हीं लोगों में ये ज्यादा देखा गया। और फिर इसकी तहकीकात हुई तो ये पता लगा कि ये एक फिश है जो कि साल्टेड फिश होती है, इनको ये बहुत खाते हैं, उसकी वजह से ये पैदा होता है, उसकी वजह से पैदा होता है। और बहुत सारे काज कह दिए लोगों ने कहा कि उन लोगों में भी होता है जो केमिकल इंडस्ट्री में होते हैं, जो मुसलसल फ्यूम को ले रहे होते हैं, केमिकल्स को बार इनहेल कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के अंदर जो है देखा गया, उन लोगों में देखा गया है। और ये उन लोगों में देखा गया है जो फर्नीचर की सनत में काम करते हैं, दिन रात पॉलिशें लगा रहे हैं या रंदा चला के फर्निश कर रहे हैं और बार बार जो है अंदर जो है जा रहे हैं, जो इरिटेशन है डस्ट की, वो जो है सीए नेजोफेरिंक्स पैदा करती हैं। इन्होंने कहा, ख्याल है, ये भी इनका ख्याल है कि केमिकल्स, निकल्स वगैरह इन कारखानों में, घड़ी बनाने वाली सनतों में, और जो फर्नीचर जो होता है उसकी, और कहते हैं कि ये हाउस डस्ट, जिस घरों के अंदर जो है चिमनियों का सही वो नहीं है, तो वहां से जो हाउस बर्न डस्ट होता है उससे भी जो है ये पैदा होता है। ठीक है जी, फ्लेम जो होता है घर के अंदर और बर्न हो और ज्यादा धुआं जिसमें निकलता हो, उन लोगों को जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो इनहेल करना पड़ेगा, जब इनहेल करेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये फीमेल के अंदर भी आ सकता है, जाहिर है फीमेल भी कुछ ना कुछ तो कुकिंग करती है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेती होगी, ज्यादा से तो इनकार कर दिया, आदत खा दी है कि गर्मी बहुत है और जो है बाहर होटल में ही खा लेते हैं जहाँ मेल कुक होते हैं। ठीक है जी। तो और दूसरी चीज ये है कि बाहर ममालिक में, हमारे यहाँ भी है लेकिन बाहर ममालिक में फीमेल ठीक ठाक स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, ठीक ठाक
स्मोकिंग करते हैं मर्द के मुकाबले में, वो भी ठीक ठाक मुकाबले में, तो ये बड़ा फैक्टर है। हमारी अल्लाह का शुक्र है कि ये दबा हुआ है और मखसूस जगहों पे है, मखसूस पॉइंट्स पे है। ये भी बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हम इससे बचे हुए हैं, सीएनएसओफेरिक्स से। तो ये सारे अवामिल जो है मिलकर दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड इन्होंने कहा है कि ये एक वायरस की वजह से जो है सीएनएसओफेरिक्स पैदा होता है। उस वायरस का नाम है एब्स्टन बार वायरस। इसके ऊपर आके सब मुत्तफिक हो गए और सबने अपना वज़ीर-ए-आज़म एब्स्टन बार वायरस को बनाया कि ये है जो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। ठीक है जी, ये है। वो और हमने दिए हैं, लेकिन पैदा हमारे मसाइल यही कर रहा है। इसका नाम है एब्स्टन बार वायरस। एब्स्टन बार वायरस। तो ये इसका एक खाका आपके सामने आ गया। ये नीज़ोफेरिक्स क्या है। अब ये है कि ये होता कहाँ है। लोग कहते हैं कि ये रूट और पोस्टीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरिक्स में होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नाम है जिसको कहते हैं फोसा रोजनमोलर। कहते हैं कि वहां से ओरिजिन लेता है, वहां से ओरिजिन लेता है। कहते हैं कि फोसा रोजनमोलर का जो एपिथेलियम है वो चेंज है। अगर पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का सिलिएटेड कॉलमनर है तो यहाँ और कोई ट्रांजिशनल या कोई दूसरा एपिथेलियम है। ये अवामिल जो है इसको और एग्रेसिव करते हैं। किसके अंदर? सीए नेज़ोफेरिक्स। सीए नेज़ोफेरिक्स में तो फोसे का नाम क्या है? फोसा रोजनमोलर। यकीनन याद रहेगा। एक रोज पोजीशन हो गई, एक फोसा रोजनमोलर हो गया, एक बार्किंग डॉग पोजीशन हो गई। ये सारी एडिनाइड्स और टॉन्सिल में बार्किंग और रोज, और यहाँ पर जहाँ ओरिजिन उसका नाम फोसा रोजनमोलर। ये नहीं कहना कि अगर सवाल आ जाए तो आप जल्दी में इतनी यूफोरिक हो कि टिक करना हो रोज पोजीशन को और टिक कर दे फोसा रोजन को। तो ये नहीं कहना बाहर निकल के कि ये क्या होगा। तो थोड़ा सा सब्र से काम ले, अब लगाएं, टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर यही पोजीशन यहाँ पैदा हो रही है। ये सेम डिजीज इस चौक पे है। तो तीनों सिस्टम को इफेक्ट करेगी, तीनों सिस्टम को इफेक्ट करेगी। ईयर भी इफेक्ट होगा, नोज भी इफेक्ट होगा, थ्रोट भी इफेक्ट होगा। ठीक है, और जो है आई भी इफेक्ट होगी, एक्साथेलेमस कर देगा, ब्लाइंडनेस कर सकता है। और अगर ब्रेन साइड पे चला गया तो फिर इंट्राक्रैनियल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा तो फेस की डिसफिगरमेंट हो जाएगी, फेस की डिसफिगरमेंट हो जाएगी। तो ये डिजीज जो यहाँ की है इनको मल्टी फैक्टोरियल डिजीज कहते हैं, क्योंकि इनका स्टेटस, इनका कब्जा इतना अच्छा है जहाँ बैठे हैं कि ये वहां से पूरी मशीनरी को चॉप कर सकते हैं। इसलिए इनको समझाने के लिए आपको बताया कि ये डी चौक की डिजीज है, डी चौक की डिजीज। अब हम जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन में अहम है क्या है? सीटी कर लें, एमआरआई कर लें, बेखौफ होकर इसकी बायोप्सी कर लें, बेखौफ होकर कर लें, क्योंकि ये कोई ग्रेजुएट नहीं होगा। समझ रही? ये परेशान नहीं करेगा आपको, परेशान नहीं करेगा। अब आ जाएगा कि स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द नेज़ोफेरिक्स। ठीक है जनाब, या जो है लिम्फो एपिथेलियोमा अदर नाम है। केराटिनाइजिंग, नॉन केराटिनाइजिंग, अनडिफरेंशिएटेड हिस्टोलॉजिकली, ये तारीफ बयान की गई बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजिस्ट ने। ठीक है जनाब, तो हम कंसर्न रहे अपने सीए तक कि ये सीए होगा और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यहाँ एक बात सोचने की है, वो ये है कि ये सीए और सीए ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? मेटास्टैटिक देते हैं, मेटास्टैटिक। अगर ये डायग्नोस नहीं कर पाए और देर हो गई तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये बोन में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लीवर में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की जो है उसके अंदर जो जाएगा। ये सारी जगह आपके पहुंच जाएगा, सारी जगह पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद आपको पता है कि टाइम सिर्फ दस्तखत या साइन कहने का रह जाता है कि ये जायदादें कारोबार संभाल लो, अब हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर जो है वैसे भी सीए की जो उम्र बताते हैं
वही कहते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 5 साल में संभालना है आपने सब काम जो भी है? बजाय ये कि मरे हुओं को अंगूठे लगवाएं तो जिंदगी ही लगवा ली जाए। तो सारा तवज्जो उस वक्त यही होती है कि कहीं मर ना जाए और ये जायदाद ऐसी ही रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कैसे इसको जो है हम देखेंगे। लेकिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट है सीए नेसोफेरिंक्स का, क्योंकि ये रिच लिम्फेटिक है, यहाँ पर रिच लिम्फेटिक है, जिसमें जुगलोडाइगेस्ट्रिक भी और रेट्रो सर्वाइकल जो नोड होता है पीछे, उनके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बाज़ औक़ात एक सिंगल प्रेजेंटेशन होती है। क्या प्रेजेंटेशन होती है भाई? ये हमारी नेक है, यहाँ पर एक लीफ नोड बनता है, सिर्फ जा ही नहीं रहा तो दवाइयों सिर्फ इस सिंगल प्रेजेंटेशन, हालांकि ये साइन है सीए नेसोफेरिंक्स, सिंपल एक नोड्यूल। इस हमने कहा बस ऐसे ही है। फिर वो जब चलता चलता जब आगे की तरफ बढ़ता, हम लोग कब होते हैं, ज्यादातर हम लोग परेशान होते हैं, हाँ भूखा खून आ गया ना, अब बस नहीं रुकना। अब लेक्चर भी गया, शॉपिंग भी गई, सब गई, नहीं भाई खून आ गया, पता नहीं कोई मसला ना हो। उस वक्त हम आते हैं, वैसे खांसते रहेंगे, थूकते रहेंगे, कोई परवाह नहीं, कान बंद भी है तब भी परवाह नहीं, नाक भी बंद है परवाह नहीं, एक आधी दफा खून भी आ गया परवाह नहीं। बस जब हम होते हैं, जब कॉन्शियस, जब ब्लड कहीं पता नहीं टीबी ना हो गई हो, मुझे ये ना हो गया, फौरन आते हैं लेके बच्चे को खुद। हमने कहा कि अच्छा ठीक हो जाए, लेकिन अब तो खून आ गया जी, अब तो खून आ गया। तो ये प्रेजेंटेशन हमें मिलेगी इन लोगों के अंदर कि जब ये लोग इन डिजीज़ों के साथ आएंगे तो हमारे पास एक एज का है। रेंजियोफाइब्रोमा को डिफरेंट करने के लिए आप अगर फीमेल कोई प्रॉब्लम के साथ आती तो एक्सक्लूड कर दें आप, ठीक है जनाब। तो बहुत सारी डिटीज आपको मिलती चली जाएंगी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। इसलिए कहते हैं कि अगर हिस्ट्री पे किसी की कमांड अच्छी है तो बड़ा मुश्किल है कि वो डिजीज को मिस करे, और अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बाद मिस होती है तो आप इनको कवर करेंगे अपनी इससे, ठीक है जी, कवर करेंगे इससे। सो लास्ट इसका आइटम है वो है मैनेजमेंट, कि कैसे हम इसको मैनेज करें। देखें यहाँ फिर आप परेशान हो गई होंगे एकदम सुन के कि आपने सीए नेसोफेरिंक्स को कैसे हम मैनेज करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बॉडी में 3 असूल हैं सीए। इसके अलावा सीए की दुनिया में अब तक ट्रीटमेंट ही नहीं। आप कभी सोचे कि कान का सीए हो गया, बताएं क्या ट्रीटमेंट होगी, टांग का सीए होगा, बताएं क्या ट्रीटमेंट होगी, और फलाने का सीए होगा, बताएं क्या ट्रीटमेंट होगी। आप परेशान हो जाते, भाई ट्रीटमेंट एक ही है। एकदम जहन पे जोर, पता नहीं अचानक सर क्या पूछ लेंगे। 3 चीजें हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमो। इससे बाहर है ही नहीं। अगर आपने, मैंने कोई सवाल पूछा आपसे पर्चे में और आपने ये तीनों लिख दी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो आपको नंबर मिलेंगे। हम फालतू चीज को काट के कहेंगे कि इसमें शामिल है, इसमें रेडियोथेरेपी पूछना चाहते थे तो इसने लिखी है, कीमोथेरेपी पूछना चाह रहे थे वो इसने लिखी है, इसकी ट्रीटमेंट है ही सर्जरी तो इसने मेंशन किया है सर्जरी। तो हम इतनी साइड देते हैं आपको कि उसमें की लगा के आपको उसके नंबर देते हैं, उसके नंबर देते हैं, लेकिन ये नंबर थ्योरी में मिलेंगे, एमसीक्यू में नहीं मिलेंगे। कहीं एमसीक्यू में आप कहेंगे हमने यूं कर दिया, उसमें तो है ही सिंगल बेस, अगर हाँ या ना फैसला है, 1 मिनट में काफी इधर बाहर आ जाएगी निकल के उससे कंप्यूटर से। तो ये याद रखना, कहीं वहां के इकबाल साहब ने कहा था कि ऐसे 3 है, उस 3 में भी लिखा होगा कि मोस्ट कॉमन, यहाँ याद रखना ये तीनों मेंशन हो सकते हैं, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमो। तो आप लिखेंगे, फर्ज करें मैं सिनेरियो बना रहा हूँ कि जो है सीए नेसोफेरिंक्स ट्रीटमेंट इज मोस्ट कॉमन सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, लेजर, ठीक है जी, और रेडिएशन, इस तरीके लिखता हूँ। तो इसमें से मोस्ट कॉमन क्या है? रेडियो 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 रेडियो। कीमो नाम दिया, रेडियो कीमो। सर्जरी क्यों नहीं? क्योंकि ये क्लोज है बेस लाइन के, इस कैविटी में पहुंचने के लिए पापड़ बेलेंगे और हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर जाएंगे,
इसलिए सीए नेसोफेरिंक्स की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है रेडियो रेडियोथेरेपी। और अगर ये फैल गया तो मेटास्टेसिस हो गई, देन सर्जरी कीमोथेरेपी। याद रखिएगा, फैलने के बाद सर्जरी नहीं है, कीमो। और फंक्शन को बचाना हो सर्जरी तो पहले सर्जरी कि हम जो है पार्शियल काम कर रहे हैं। जैसे लैरिंक्स का कैंसर हुआ, पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, हेवी लैरिंजेक्टोमी, ताकि वॉइस को हम बचा लें, वॉइस को हम बचा लें। ठीक है जनाब। तो ये है इसकी मैनेजमेंट कि कैसे हम सीए नेसोफेरिंक्स को मैनेज करेंगे। तो अब मैंने रिलेटेडली इसलिए रखा कि आप एडिनाइड के साथ जब इनको रखेंगी तो आप देखेंगे कि चंद चीज़ें चेंज होती गई, बाकी चीज़ें वही हैं। एडिनाइड में नाम चेंज हो गया, एज चेंज हो गई, एंजियोफाइब्रोमा में फीमेल निकल गई, मेल रह गया, और सीए नेसोफेरिंक्स में दोनों आ गए, लेकिन 3 टाइम मोर कॉमन इन मेल। तो थोड़े रिलेटेड है, लेकिन कंप्लेन ज़्यादातर सेम ही है, ईयर साइड की, नोज साइड की। किसी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, किसी में नहीं है, किसी में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये आपको अपना थोड़ा जहन बनाना पड़ेगा साइन और सिम्पटम के लिहाज से और मैनेजमेंट के लिहाज से। इस तरीके से हमने अपनी आज ये तीनों डिजीजें जो डी चौक की थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर छुट्टियां नहीं हुई तो लेक्चर आ गया तो फिर आप पढ़ेंगी फेरेंजाइटिस। क्या पढ़ेंगी? फेरेंजाइटिस, जिसके लिए आप लोग सारे परेशान रहते हैं, सर ये लफ्ज बहुत सुनते हैं, फेरेंजाइटिस क्या होता है, तो उसको कवर करेंगे। और अगर छुट्टियां हो गई तो इंशाल्लाह फिर छुट्टियों के बाद कवर करेंगे। ठीक है जी।